साद ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप श्रिम्प फार्मिंग तक कैसे पहुंचे? बैकग्राउंड मेरा श्रिम्प फार्मिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाय एजुकेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हम लोगों ने फिश फार्मिंग शुरू की थी इन 2018। हम कुछ करना चाह रहे थे क्लोज टू नेचर एट दैट टाइम और समथिंग रिलेटेड टू फूड। तो फिश फार्मिंग वाज अ सेक्टर जिसको वी आइडेंटिफाइड उस टाइम के ऊपर कि सैचुरेटेड नहीं है एज कम्पेयर टू पोल्ट्री एंड डेयरी एंड अदर लाइफ स्टॉक बिजनेसेस। तो हम लोगों ने पाकिस्तान में फिश फार्मिंग शुरू की इन 2018 एंड दैट वाज लिटिल बिट डिफरेंट। जो रवायती तरीके से पाकिस्तान में फार्मिंग की जाती है, कुछ मॉडर्न तरीके से वो फार्मिंग हम लोगों ने की। उस वक्त एक नई चीज थी, कोई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले 2 साल वी स्ट्रगल्ड उसके अंदर एंड द टाइमिंग वाज वेरी राइट जब हम लोगों ने सक्सेसफुली अपनी हार्वेस्टिंग की है। उस टाइम के ऊपर कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से बहुत सारे लोग पाकिस्तान में नया बिजनेस करना चाह रहे थे और जब लोग उसके बारे में सोच रहे थे तो वो फूड से रिलेटेड बहुत सारे लोग बिजनेस सोचते थे उस टाइम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। मेरा नाम जुनैद इकबाल है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर न्यू अनलॉकिंग ग्रोथ सीरीज। इस सीरीज में हम उन सेक्टर्स को हाईलाइट करेंगे जो पाकिस्तान के लिए बहुत हाई पोटेंशियल हैं एंड ऑफन नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। इनमें हम उन सेक्टर्स को देख रहे हैं जो हमारे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को, स्किल्स डेवलपमेंट को और एनर्जी ट्रांजिशन को हेल्प कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमें ज्वाइन किया है साद यूसुफ साहब ने, who is the Chief Operating Officer of Dhabeji Aqua Foods. Now, Dhabeji Aqua Foods जबरदस्त काम कर रही है in shrimp farming and they have created one of the most modern farms in Pakistan's history जो कि वर्ल्ड क्लास है। वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग की एक नई सीरीज अनलॉकिंग ग्रोथ, जहां हम उन इंडस्ट्रीज को स्पॉटलाइट में लाते हैं जो पाकिस्तान के लिए अगला इकोनॉमिक लीप बन सकती हैं, लेकिन जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया गया है। आज के एपिसोड में हम फोकस कर रहे हैं श्रिम्प फार्मिंग पर, एक नई हाई पोटेंशियल इंडस्ट्री जो ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी बिलियन डॉलर स्केल पर काम कर रही है और जहां पाकिस्तान अब पहली दफा इस पर काम कर रहा है। हमारे आज के गेस्ट हैं साद यूसुफ, COO ऑफ धाबेजी एक्वा फूड्स, जो पाकिस्तान का पहला लार्ज स्केल एक्सपोर्ट ग्रेड श्रिम्प फार्मिंग ऑपरेशंस लीड कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे श्रिम्प फार्मिंग पाकिस्तान आज विजिबल क्यों है और पहले क्यों नहीं हो पाई, श्रिम्प फार्मिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है और कौन कौन इस बिजनेस में आ सकता है, और क्या हम अपने एग्जिस्टिंग फिश फार्म्स को कन्वर्ट करके ग्लोबल श्रिम्प एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं। सबसे पहले साद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान एंड काउंटिंग। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जुनेद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। साद ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप श्रिम्प फार्मिंग तक कैसे पहुंचे? फिश फार्मिंग जो हम कर रहे हैं फ्रॉम 2018 वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब वो फिश फार्मिंग हम कर रहे थे पहले 2 साल में 3 साल में हम लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो गया था कि उसमें एक लिमिटेड ग्रोथ है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो मार्केट थी हमारे पास उस टाइम पे वो लोकल मार्केट थी। तो अर्ली स्टेजेस ऑफ अवर बिजनेस हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि श्रिम्प फार्मिंग हमने करनी है और वी वर वेटिंग कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले। और लकीली 2 साल पहले 3 साल पहले अलकरम टेक्सटाइल्स ने ये धाबेजी एक्वा फूड्स का प्रोजेक्ट जो है श्रिम्प फार्मिंग का शुरू किया और उसके लिए वी गॉट अ चांस अभी वहाँ पे काम करने का और श्रिम्प फार्मिंग की जर्नी हमारी जोन से वो शुरू हो गई। तो हम में कौन है? हम में आप है और आपके कोई दोस्त हैं या ये कोई और कंपनी है जो आपने बनाई थी पहले? धाबेजी एक्वा फूड्स को तो जब हम बात करते हैं तो दिस इज टोटली ओन्ड बाय अलकरम नहीं, मैं टेक्सटाइल्स। शुरू की बात कर रहा हूँ कि आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब उस पे गए तो आप कह रहे हैं कि हम ये काम। हाँ, जब मैं कहता हूँ हम में तो हम दोस्त हैं 2-3 जिन्होंने इसको इकट्ठे मिलके शुरू किया। अब तो बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं रिलेटेड टू फिश फार्मिंग इन डिफरेंट सेक्टर्स और इन डिफरेंट मेथड्स। और कोई कोई उस क्योंकि जब फिश फार्मिंग की इंडस्ट्री चलना शुरू हुई, एक मॉडर्न फिश फार्मिंग चलना शुरू हुई, तो उसके साथ छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो जनरेट होना शुरू हो गई। तो हम में बहुत सारे दोस्त हैं। कोई दोस्त है जो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स इंपोर्ट कर रहा है, कोई दोस्त है जो उससे रिलेटेड इनपुट्स जो उनसे है वो इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं, कोई दोस्त है जो उससे रिलेटेड फीड मैन्युफैक्चर कर रहा है विच इज़ हेल्पिंग अस इन अवर बिजनेस। तो हम में वो सारे लोग हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो फिश फार्मिंग आपने स्टार्ट की, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट था एंड अभी हम श्रिम्प पर आते हैं, धाबेजी फूड्स पर। वो कहाँ पर आपने फिश फार्म बनाया? कौन सी वैरायटी की फिश उसमें
ग्रो की एंड बड़ा ब्रीफली उसके बारे में बताएं। हम लोगों ने जो फिश फार्मिंग शुरू की थी लाहौर में शुरू की, और उसके साथ जो उसको एक्सपैंड किया वो खुडिया में किया। उसमें हम लोग रवायती फार्मिंग जो की जाती है उससे हट के मॉडर्न फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें कम जगह पे, आसान लफ्जों में अगर हम कहें तो कम जगह पे ज़्यादा मछली ग्रो कर रहे हैं। और उसको ग्रो करने के लिए जो स्पीसीज हम यूज़ कर रहे हैं वो तिलापिया के ऊपर काम करते हैं और पंगेसियस के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि ये वो फिश हैं जो कि कम जगह पे ज़्यादा ग्रो की जा सकती हैं। और जो नॉर्मली फ़िश पाकिस्तान में ग्रो की जाती है, जिसको हम कॉमन कार्प्स कहते हैं, रोहू, मुराकी, सिल्वर, थैला, ये सारी मछलियाँ वो हैं जो कन्वेंशनल तरीके से पुराने 30-40 साल के तरीके से पाली जाती थी। उससे थोड़ा सा हट के हम लोगों ने जो काम शुरू किया वो उन स्पीसीज पे काम शुरू किया जिसको हम हाई डेंसिटी में ग्रो कर सकें। तो दैट इज़ तिलापिया एंड पंगेसियस। अब आप जब श्रिम्प फार्मिंग आप लोग अब धाबेजी एक्वा फूड जो है अलकरम की इन्वेस्टमेंट है, इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि श्रिम्प फार्मिंग कहाँ की जा सकती है पाकिस्तान में? कौन से ऐसे एरियाज हैं या कौन सा ऐसा लैंड है जो उसके लिए सूटेबल है? श्रिम्प फार्मिंग पाकिस्तान में जो हमारे तीनों प्रोविंसेस हैं, केपीके के अलावा पंजाब में भी की जा सकती है, सिंध में भी की जा सकती है और बलूचिस्तान में भी की जा सकती है। पंजाब का मेथड जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें जो श्रिम्प फार्मिंग की जाएगी वो ज़मीन से पानी लेके की जाएगी। और जो सिंध में और बलूचिस्तान में जो फार्मिंग की जाएगी उसका मेथड जो सा है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो फार्मिंग का जो वाटर सोर्स है वो या तो सी होगा हमारा, या जो सी से निकलती हुई क्रीक्स हैं वो होंगी हमारी, जिसमें नेचुरली सारे मिनरल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इन इलाकों में, पंजाब में अगर आप सिंध और बलूचिस्तान में कर लें तो जितनी कोस्टल बेल्ट है हमारी, 1001 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट है जो केटी बंदर से शुरू होती है एंड दैट गोज अप टू ईरान बॉर्डर, गवादर वाली साइड तक। तो 1001 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट के इस सारे एरिया में सी वाटर को यूज़ करते हुए फार्मिंग की जा सकती है। पंजाब में अगर आप बात करें तो पंजाब के वो इलाके जहाँ पे ज़मीन का पानी खारा है, सलाइन वाटर है, मुजफ्फरगढ़, साउथ पंजाब में मुजफ्फरगढ़ साइड सारी, सादकाबाद साइड सारी, और सेंट्रल पंजाब में जो हमारी सारी सॉल्ट रेंज है, पिंड दादन हान वाली साइड वहाँ पे। और नॉर्थ पंजाब की अगर आप बात करें तो सरगोदा का रीजन है जहाँ पे सब सॉइल वाटर जो है वो खारा है, एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता, ज़मीनें जो सी हैं वो किसी किसी काम में नहीं आ रही। वहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग की जा सकती है और की जा रही है, अब छोटे पैमाने पे शुरू हो गई है। पंजाब में भी, सिंध में हम लोग कर रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग जो से हैं वो उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, और इसी तरह कुछ थोड़ा सा काम बलूचिस्तान में भी शुरू हो गया है। तो इन सारी इलाकों के अंदर थोड़े थोड़े से मॉडल्स, कंसेप्ट जो से हैं वो बनते जा रहे हैं, और आई एम होपिंग कि इन सारे इलाकों में फार्मिंग की जाएगी आने वाले टाइम में। तो अब अगर कोई श्रिम्प फार्मिंग करना चाहता है और इन इलाकों में डिपेंडिंग सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब जहाँ पे उनका एक्सेस है या नॉलेज है, तो लैंड जब आप अक्वायर कर रहे होते हैं इसको टिपिकली खरीदा जाता है या लीज पे लिया जाता है? और वाटर सोर्स को पहले किसी तरह से टेस्ट किया जाता है, खासकर पंजाब में बोरिंग टेस्ट की जाती है, या सिंध में या बलूचिस्तान में है तो कोस्टल एरिया में तो हाईवे भी होते हैं, तो क्या हाईवे से थोड़ी हट के भी हो सकती है? फिर जो क्रीक्स हैं, डू यू नीड दिस लैंड टू बी राइट नेक्स्ट टू द क्रीक या थोड़ा दूर भी हो सकता है? बिकॉज़ आई एम गेसिंग कि वहाँ पर जो बोरिंग होगी उसमें भी उसी टाइप का नमकियात वाला पानी होगा। इसको थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। जब भी आप फार्मिंग करने लगेंगे, चाहे वो आप श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं या कोई भी फार्मिंग कर रहे हैं, उसके लिए विल हैव टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द लैंड फॉर द जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके लिए वो सूटेबल है या नहीं। तो जब हम श्रिम्प फार्मिंग के लिए कोई जगह देखते हैं, अगर कोई बंदे किसी ने जगह लेनी है एंड देन ही वांट्स टू सी कि मैंने श्रिम्प फार्मिंग के लिए लैंड लेना है, तो सबसे पहले तो वो डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा मॉडल करना चाहते हैं। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं जो हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं कि लो डेंसिटी मॉडल करना है, हाई डेंसिटी करना है, सेमी इंटेंसिव करना है। उसके अकॉर्डिंगली वो लैंड की सुटेबिलिटी देखेंगे। तीनों की रिक्वायरमेंट्स या दोनों की, सेमी इंटेंसिव एंड जो लो डेंसिटी मॉडल है उसकी रिक्वायरमेंट तकरीबन एक जैसी है। हाई डेंसिटी के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा प्रोविजन मिल जाती है ऑप्शंस की लैंड के अंदर, क्योंकि उसमें लैंड का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। तो आप लैंड की सॉइल की क्वालिटी देखेंगे कि उसकी सॉइल में रिटेंशन ऑफ वाटर कितनी है, वो कितना पानी रिटेन कर सकती है, उसमें सिल्ट कितना है, उसमें क्ले कितनी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप सॉइल सूटेबिलिटी देखेंगे। उसके बाद आप वाटर सूटेबिलिटी देखेंगे। अगर आप सिंध में कर रहे हैं तो आपके पास सिंध में भी दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं कि आप कोई ऐसी जगह ले रहे हैं जो क्रीक के पास है, तो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। अगर सी में है तो दैट इज़ द परफेक्ट थिंग। समंदर के अंदर आपकी पोल्यूशन नहीं है, आपकी
मिनरल कंटेंट जो सा है वो नेचुरली अवेलेबल है फॉर श्रिम्प। अगर आप क्रीक में चले जाते हैं तो क्रीक के अंदर थोड़ा सा आप ये देखते हैं कि कितनी पोल्यूशन है उस क्रीक के अंदर, आपको कितना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बाय डूइंग सेवरल टेस्ट जो आप की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक टेस्टिंग, एंड देन यू डिसाइड इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए कि ये लैंड आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। व्हाट इज नॉट सूटेबल? सॉइल में ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं कि जब वो मिलें तो आपको पता है कि ये इसके लिए सूटेबल नहीं है? एंड सिमिलरली पानी में, चाहे वो इनलैंड हो या चाहे समंदर के साथ हो, व्हेन डू यू नो कि ये सूटेबल नहीं है? सॉइल के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी सूटेबिलिटी के, अगर आप उसमें लो डेंसिटी मॉडल कर रहे हैं जिसमें आप ने कोई वाटर प्रूफिंग लाइनर या कोई इस तरह की चीज़ नहीं यूज़ करनी लो डेंसिटी में, तो इस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो जो सॉइल है उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर है या नहीं है, उसमें सीपेज कितनी है, वो कितना क्लेई है। तो ये सारी चीज़ें, अगर लेट से कि आप किसी ऐसी जगह पे कर रहे हैं फार्मिंग जो बहुत सैंडी जगह है जिसमें पानी की सीपेज इतनी ज़्यादा कि आप उसमें वाटर को रिटेन ही नहीं कर सकते फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आपने फार्मिंग करनी है, तो उस पे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें वो सॉइल के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट सूटेबल। बाकी अगर सॉइल के लिए बात करें, पीएच कम है ज़्यादा है सॉइल की, तो वो सारी चीज़ें जो सी हैं वो कंट्रोलेबल हैं, उसमें आपके पास फिर देन अगेन चॉइस है कि अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी ऑप्शन है कि उसका पीएच नेचुरली सॉइल का इज़ वेरी गुड फॉर श्रिम्प फार्मिंग, तो आप उसे सिलेक्ट कर लें। या अगर आपको कोई ऐसी जगह मिल रही है उसमें पीएच थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है या कोई दूसरा वाटर पैरामीटर जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो दैट दोज आर द थिंग्स जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जब आप वाटर की बात करें, अब लेट्स से ओवर फार्म इज एट धाबेजी विच इज़ यूजिंग द सेम क्रीक, और अगर हमसे 20 किलोमीटर दूर चले जाएं पोर्ट कासिम पे, तो पोर्ट कासिम के ऊपर जो क्रीक है उस क्रीक के अंदर इतनी पोल्यूशन है कि दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर श्रिम्प फार्मिंग। क्रीक के अंदर आप सूटेबिलिटी में देखेंगे कि उसकी सैलिनिटी कितनी है, सैलिनिटी की स्टेबिलिटी कितनी है। व्हेन हम लोगों ने जब धाबेजी पे काम शुरू किया तो जब हमने देखा कि सैलिनिटी की रेंज 5-6 महीने 4 महीने हमने उसकी टेस्टिंग की, सैलिनिटी उस सारे टाइम में कभी 10 पीपीटी होती थी, कभी 50 पीपीटी होती थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने वहाँ पे उस वक़्त फ्रेश वाटर सोर्स की अवेलेबिलिटी देखी कि फ्रेश वाटर सोर्स हमारे पास है या नहीं है। लेट्स से अगर हमारे पास फ्रेश वाटर सोर्स वहाँ पे ना होता, तो हम उस लैंड पे कभी फार्मिंग ना कर पाते, क्योंकि 50 पीपीटी सैलिनिटी पे जब पानी जाएगा तो वो श्रिम्प के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने पूरी, इट्स अ कंप्लीट रिसर्च जो आप फार्मिंग करने से पहले यू विल डू अबाउट द लैंड, अबाउट ऑल द पैरामीटर्स ऑफ वाटर, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्या चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं क्या चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। तो ये सारी चीज़ें प्री रिक्विजिट्स को आप देखते हुए अपनी फार्मिंग जो सी वो करेंगे। इसी तरह अगर आप पंजाब में बात करते हैं, सब सॉइल वाटर की बात करते हैं, या सिंध के वो एरियाज जहाँ पे सब सॉइल वाटर से लाइन है, अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसकी सूटेबिलिटी में पोल्यूशन का इशू तो नहीं आएगा, लेकिन उसकी सूटेबिलिटी के अंदर आपको सब सॉइल वाटर में आपका मिनरल कंटेंट जो नॉर्मली सी के अंदर अवेलेबल होता है, दैट इज मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मिनरल कंटेंट आपको सब सॉइल वाटर में बहुत कम मिलेगा। तो आप उसको देखेंगे कि अगर आपने जैसे हाई डेंसिटी मॉडल करना है तो वो आप पंजाब में नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पे इतना मिनरल कंटेंट तो है जो कि लो डेंसिटी मॉडल को सपोर्ट कर सके, लेकिन इतना मिनरल कंटेंट अवेलेबल नहीं है जो हाई डेंसिटी फार्मिंग को सपोर्ट कर सके। इसी तरह पंजाब में या सब सॉइल वाटर जहाँ पे आप फार्मिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास सब सॉइल वाटर में आयरन आता है। अब किसी जगह के ऊपर, जैसे पंजाब गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट किया था, वो लैंड इतनी सूटेबल थी कि उसमें आपका पानी के अंदर देर वॉज ज़ीरो आयरन, तो वो डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट पानी को पंप कर रहे थे अपने पॉन्ड्स के अंदर, जो उनकी बहुत सारी कॉस्ट बचा रहा था वाटर ट्रीटमेंट की, जो हमें धाबेजी में बेयर करनी पड़ रही है। अब इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो पंजाब में पिंड दादन खान में किया फिशेज डेवलपमेंट बोर्ड ने, उनके पानी के अंदर आयरन था, तो उन्होंने उस आयरन के मुताबिक अपना फार्म डिज़ाइन किया कि उस आयरन का जो उन्होंने ट्रीटमेंट करना है उसके लिए उन्होंने ट्रीटमेंट पॉन्ड्स बनाए, और उन्होंने पानी को उसमें ट्रीटमेंट पॉन्ड्स में पंप किया, उस पानी को ट्रीट किया, फिर उसको ग्रो आउट पॉन्ड में शिफ्ट किया। इसी तरह लेट से जो हमारी क्रीक है धाबेजी पे, उसके उसके वाटर के अंदर पोल्यूशन है, क्योंकि पोर्ट कासिम इज लाइक 15-20 किलोमीटर अवे, तो हमें उस पानी को ट्रीट करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू द साइट एंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम लोगों ने अपने रेजर्वायर्स बनाए, हमने कितना वाटर ट्रीटमेंट करना है वो ट्रीटमेंट किया। और अगर आप इसी के मुकाबले में देख लें, एक प्रोजेक्ट लेट से आप गवादर में एक प्रोजेक्ट करते हैं जहाँ का पानी बिल्कुल प्योर है, कोई पोल्यूशन नहीं है,
डीप सी है वाटर की, आपको सेडिमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप वो पानी डायरेक्टली पंप कर सकते हैं अपने रिजर्वायर्स के अंदर। तो वहाँ पे जब आप फार्म बनाएंगे तो आपको ट्रीटमेंट पॉन्ड नहीं बनाना पड़ेगा। ट्रीटमेंट पॉन्ड नहीं बनाने का मतलब ये है कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी उस हिसाब से कम होगी, आपकी जो है ट्रीटमेंट कॉस्ट भी उस हिसाब से कम होगी इस वक्त। लेकिन जब आप उधर बनाएंगे तो उसके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स के, वो आपकी पोर्ट से कितनी दूर है, आपकी फैक्ट्री से कितनी दूर है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप को कंसिडर करनी पड़ती हैं वाइल सिलेक्टिंग अ लैंड फॉर श्रिम्प फार्मिंग। बिल्कुल ठीक है, एंड आई थिंक बड़ा अच्छा आपने इन पैरामीटर्स को ले आउट किया है। सो अब जब लैंड सेलेक्ट हो गया है, अब आपको अपना टाइप ऑफ फार्मिंग सेलेक्ट करनी है। आई थिंक आपने कहा कि लो इंटेंसिटी, मीडियम इंटेंसिटी एंड हाई इंटेंसिटी। सो आई एम गेसिंग कि जो सबसे पहला काम है कि पॉन्ड की एक्सकेवेशन होनी है, या जो टाइप ऑफ पॉन्ड बनना है, आई एम श्योर उसका बहुत ताल्लुक होगा कि व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग विल यू डू। सो प्लीज वॉक अस थ्रू दैट। जी, वो अब जैसे धाबे जी के ऊपर हम लोगों ने फार्मिंग की, हमारे पास लैंड ऑलरेडी था, तो अब हमने उसके ऊपर ये देखना था कि धाबे जी में हम कौन सा मॉडल कर सकते हैं, क्योंकि अब वी ऑलरेडी हैड अ लैंड। तो हमने ये देखा कि इसमें हम लोग लो डेंसिटी वाला और हाई सेमी इंटेंसिव वाला मॉडल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें हमारी सॉइल इस तरह की नहीं है जो वाटर रिटेन कर सके, और उसकी वाटर रिटेंशन करने के लिए हमें पॉन्ड में एक वाटर प्रूफिंग लाइनर आते हैं। एचडीपी लाइनर एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़, तो वो हमें यूज़ करना है। अब जब हम उस लाइनर को यूज़ करते हैं वाटर को रिटेन करवाने के लिए, तो उसकी कैपिटल कॉस्ट इतनी ऊपर चली जाती है आपकी कि आपको लो डेंसिटी मॉडल या सेमी इंटेंसिव मॉडल जोन सा है वो आरओआई ही नहीं देता। तो अब आपने अगर इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आपने आरओआई भी उस हिसाब से लेना है। तो दैट वाज द रीजन वी वेंट फॉर हाई डेंसिटी फार्मिंग। अब लेट्स से कि टुडे आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो मैंने जगह एक ऐसी सिलेक्ट की, मैंने पहले सबसे पहले सिलेक्ट किया विच मॉडल आई हैव टू डू। साथ थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें जो 3 सेटअप्स आप बता रहे हैं, बेसिक एंड देन सेमी इंटेंसिव एंड सुपर इंटेंसिव सेटअप्स, इन तीनों को ज़रा ब्रेक डाउन करें हमारे लिए कि इनका सेटअप में क्या डिफरेंस होता है, इनकी कैपिटल कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है, और इनकी फिर यील्ड्स वगैरह में क्या फ़र्क होता जो हमारी लो डेंसिटी फार्मिंग है, एक्सटेंसिव श्रिम्प फार्मिंग, उसमें अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो 1 एकड़ में हम लोग 2000 केजी की प्रोडक्शन ले सकते हैं एक कल्चर के अंदर। अगर हम एक साल में देखें तो 4000 केजी की प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सिंपल सेटअप चाहिए होता है। आपने अर्दन पॉन्ड्स की कंस्ट्रक्शन करनी है, और आपने वाटर इनलेट का है? सिस्टम अर्दन बना। पॉन्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, अर्दन हमारे पॉन्ड्स मिट्टी के, आप कह लें जो मिट्टी के खड्डे, या वो जो पुराने रवायती तरीके से मछली के फार्म, बड़े बड़े तालाब बने हुए हैं, वो होते हैं। इसके अंदर आपने और कोई चीज़ उसके अंदर नहीं करनी। तो अर्दन पॉन्ड्स हम अ, उसे दैट इज द अर्दन पॉन्ड। तो आपने मिट्टी का तालाब तो ये तो वहीं हो सकता है जहां पर आप कह रहे थे कि क्ले वाली, ज़्यादा क्ले जी वाली सॉइल जी, होगी, जिसमें जो सीपेज कम होगी बेसिकली। जिसमें सीपेज कम होगी, जो पानी को रिटेन कर सकेगा। पंजाब की जितनी हम लोगों की फिश फार्मिंग हो रही है वो इसी मेथड के साथ हो रही है। उन्होंने मिट्टी के तालाब बनाए, पानी करने के लिए बोर्ड लगाया, सोलर लगाया। ये टोटल इसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जिसको अगर आप 1 एकड़ पे डिवाइड कर लें तो ये तकरीबन 10 लाख रुपए 1 एकड़ का खर्चा है, जिसमें आपका सारा सिस्टम बन जाएगा। अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, आप 10 एकड़ कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, इस 10 लाख रुपए का कैपिटल कॉस्ट खर्च करके आप एक्सटेंसिव फार्मिंग का सेटअप बना सकते हैं। मोस्ट लाइकली ये वाला सेटअप पंजाब में भी चलेगा, सिंध में भी चलेगा, कैन बी डन एनीवेयर। इसके अलावा कि अगर कोई ज़मीन ऐसी है जिसमें पानी की रिटेंशन नहीं हो सकती, और अगर वहाँ की वाटर सुटेबिलिटी, देन दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। तो आप एक ये तालाब बनाते हैं जिसमें आप साल की 4000 केजी की प्रोडक्शन लेते हैं। तो ये है हमारा एक्सटेंसिव मॉडल, या जिसमें सबसे नॉर्मल तरीके से जो फार्मिंग की जाती है। फिर इसके बाद इसमें थोड़ी सी बेहतरी या एडवांसमेंट लाते हुए आप सेमी इंटेंसिव मॉडल पे जाते हैं, और उसमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका सारा इसी तरह से है जैसे एक्सटेंसिव फार्मिंग है, लेकिन इसमें आप एडिशन कर देते हैं कुछ पैडल व्हील्स के। पैडल व्हील्स जो है वो एक मशीन है जिससे ऑक्सीजन जनरेट की जाती है, और वो ऑक्सीजन जनरेशन के साथ, क्योंकि अब आप जो एक नेचुरल रिसोर्स यूज करते हुए 4000 केजी अगर एक साल में पाल सकते हैं, अब आप टारगेट कर रहे हैं कि मैंने 8000 केजी पालना है, तो उसके पास पानी में नेचुरली चीज़ें अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ऑक्सीजन नहीं है, तो वो उस ऑक्सीजनेशन को करने के लिए पैडल व्हील मशीन्स लगती हैं, और उसके लिए बिजली का सारा जो भी सिस्टम लगेगा वो लगेगा, सोलर लगेगा। तो आपकी जो कैपिटल कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए 1 एकड़ पे चली जाती है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्शन है वो भी उसी के साथ साथ 4000
पर एकड़ से 8,000 पर एकड़ पे चली जाती है। और इसी तरह आपके उसी हिसाब से रेवेन्यूज आपके जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं और आप कम जगह पे ज़्यादा फार्मिंग कर लेते हैं। फिर जो मॉडल हम लोग कर रहे हैं ढाबे जी के ऊपर, दैट इज उसको सुपर इंटेंसिव मॉडल कहते हैं। यानी अगर आप 4,000 केजी पाल रहे हैं लो डेंसिटी में और 8,000 केजी पाल रहे हैं सेमी इंटेंसिव मॉडल के अंदर, विच इज मिडल मॉडल, तो जो मॉडल हम कर रहे हैं सुपर इंटेंसिव, उसमें 1 एकड़ में 28,000 केजीज तक श्रिम्प को ग्रो किया जा सकता है। लेकिन उस 28,000 श्रिम्प को ग्रो करने के लिए 1 एकड़ पे, वैसे तो इसका जो पॉन्ड का साइज है वो मैक्सिमम आधा एकड़ हो सकता है इस मॉडल के अंदर, लेकिन अगर हम अभी 1 एकड़ की बात कर रहे हैं तो समझने के लिए अगर आसानी करें तो 1 एकड़ पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट आएगी वो आएगी अराउंड 20 मिलियन, 2 करोड़ रुपए के करीब। दैट विल बी द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो आप 10 गुना या 20 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नॉर्मल फार्मिंग से, लेकिन आपकी प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से इंक्रीज हो रही है। आप 4,000 केजी से 28,000 केजी के ऊपर जा रहे हैं। तो ये मॉडल है जो अभी वियतनाम में या दूसरी श्रिम्प प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जहाँ पे अब लैंड उनके पास खत्म हो गया, उनके पास जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आ गई कि इधर फार्मिंग कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक एरिया उनके पास है जिसमें वो फार्मिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जिस जमीन पे उन्होंने फार्मिंग करनी है उस जमीन की प्राइस जो उनसी है बहुत ऊपर चली जाती है। तो वो मुल्क ये मॉडल को यूज करते हैं ताकि वो अपनी उस जगह के ऊपर, लेट से पाकिस्तान में 5 लाख 10 लाख रुपए एकड़ जमीन मिल जाएगी जहाँ पे आपने श्रिम्प फार्मिंग करनी है। तो वहां पे जब जिस जमीन पे आपने श्रिम्प फार्मिंग करनी है वो आपको 2 करोड़ रुपए की मिलेगी। तो उन्होंने उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है, तो हाई डेंसिटी मॉडल्स की तरफ साथ साथ जाते रहते हैं। इसकी भी फर्दर डिस्कशन हमें पाकिस्तान में क्या मॉडल होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो भी अगर हम फर्दर जाएंगे तो विल एक्सप्लेन। तो ये इनके अंदर डिफरेंस है। लो कैपेक्स विल गिव यू लो यील्ड्स, हाई कैपेक्स विल गिव यू हाई यील्ड्स। तो अगर आप इसको परसेंटेज टर्म्स के अंदर देखेंगे तो परसेंटेज टर्म्स में वो तकरीबन एक जैसा आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जोन है वो दे रहा होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा टेक्निकली और एलाबरेट करें कि आपने बताया था कि लो डेंसिटी में तो बेसिक वो पॉन्ड्स होते हैं उसमें लाइनिंग नहीं की जाती, फिर जो सेमा इंटेंसिव है उसमें लाइनिंग शामिल होती है या उसमें भी लाइनिंग नहीं हुई हुई होती? सेमी इंटेंसिव लाइनिंग के बगैर की जा सकती है। उसमें जो डिफरेंस इन द जो नॉर्मल फार्मिंग में एक्सटेंसिव में और सेमी इंटेंसिव में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कि सेमी इंटेंसिव के अंदर एक जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ का पॉन्ड होगा उसमें कोई 4 से 6 पैडल व्हील्स लगेंगे, जिसकी एक 10-12 लाख रुपए कैपिटल कॉस्ट, और उसकी जो वायरिंग और जो सारा बिजली का कनेक्शन होगा वो उसकी कोई 7-8 लाख रुपए कॉस्ट आ जाएगी। तो आपकी जो 1 मिलियन की कॉस्ट है वो कैपिटल से चली जाएगी 3 मिलियन के ऊपर। और डिफरेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा वो यही होगा कि इसके अंदर आपके पैडल व्हील्स का एडिशन होगा। और इसके बाद अगर आप चले जाते हैं हाई डेंसिटी फार्मिंग में तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस आता है, क्योंकि 4,000 से 28,000 पे आपने जाना है। तो उसके लिए आप ऑटो फीडर्स लगा रहे हैं, उसके लिए नंबर ऑफ पैडल व्हील्स जो उनसे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेमी इंटेंसिव के लिए 2.5 एकड़ में 4 पैडल व्हील्स लगने, ये 1 एकड़ में 16 पैडल व्हील्स लगने अगर आपने सुपर इंटेंसिव फार्मिंग करनी है। फिर इसके अंदर बॉटम एरेशन लगेगी, ऑक्सीजन का एक और तरीका है वो लगेगा, दैट इज कॉल्ड बॉटम एरेशन, जो नॉर्मली हम एक्वेरियम्स में देखते हैं, जो पंप से एक तरफ से हवा सक कर रहे हैं और दूसरी तरफ से डिफ्यूज कर रहे हैं, वो कमर्शियल लेवल के ऊपर वो लगेंगे। एचडीपी लाइनर पूरे पॉन्ड के अंदर प्लास्टिक शीट वाटर प्रूफिंग के लिए है वो लगेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए पानी के ऊपर, पानी के पैरामीटर्स पे आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, क्योंकि ज़्यादा श्रिम्प होने की वजह से ज़्यादा वेस्टेज है और उसको आपने उस तरीके से ट्रीट करना है। अगर आप इसको समझना चाहें तो देसी मुर्गी का एक सेटअप देख लें जो कि बहुत सिंपल होता है, और आप जो हमारी मॉडर्न पोल्ट्री फार्मिंग है, ब्रायलर मुर्गी है, उसको देख लें। उसके लिए कंट्रोल शेड बनता है तो उसमें पंखे भी लग रहे हैं, वेंटिलेशन का सिस्टम भी लग रहा है, टेम्परेचर मेंटेन करने का सिस्टम भी लग रहा है, बायोसिक्योरिटी भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। तो उसी तरह आप ये वाले मॉडल को आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि झींगों का जो है ना कंट्रोल शेड है, तो आपकी बायोसिक्योरिटी लग रही है, वो सारी चीज़ें लग रही हैं, तो उसकी वजह से आपकी कैपिटल कॉस्ट जो है वो बहुत ऊपर चली जाती है। फिर इसमें जो वेस्ट होता है जी जीवों का, उसकी मैनेजमेंट तीनों में कैसे होती है? आई एम गेसिंग कि जो ज़्यादा इंटेंस सेटअप होगा उसमें कोई क्लीनिंग का या स्लज निकालने का मैकेनिज्म होगा। हाँ जी, उसके लिए जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो सारा पॉन्ड विल बी स्लोप टुवर्ड्स द सेंटर। उस सेंटर में एक उसका जो वेस्टेज कलेक्शन सेंटर है विच इज जो थोड़ा सा डीप होता है वो बनता है बिल्कुल सेंटर के अंदर, ताकि आपका
जब पैडल व्हील्स चलते हैं तो वाटर रोटेट हो रहा है आपके पॉन्ड के अंदर, नीचे से पॉन्ड आपका सारा स्लोप्ड है टुवर्ड्स सेंटर, तो सारा वेस्टेज जो है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है जितना भी वेस्ट है, क्योंकि एचडीपी लाइनर भी लगा हुआ है प्लास्टिक का, तो दैट वो सारा वेस्टेज स्लिप होके आपके सेंटर में जाता है। सेंटर से आप उसको सक करते हैं स्लज सक्शन पंप्स के साथ, और आप उस वेस्टेज को डेली बेसिस पे रिमूव कर रहे होते हैं। फिर आपको वाटर का जो चेंज है वो सेमी जो सुपर इंटेंसिव मॉडल है आपने उसमें उसका वाटर चेंज बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एक केजी फीड के साथ आपको तकरीबन 10 से 20 हज़ार लीटर पानी जो है वो चेंज करना पड़ता है डेली बेसिस के ऊपर, उसके वाटर को कंट्रोल करने के लिए, पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए। मिनरल कंटेंट क्योंकि यूटिलाइज हो रहा है, पुराने पानी का मिनरल कंटेंट खत्म हो गया, तो आपको नया पानी लेके आना है उस मिनरल कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए एफिशिएंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, आपकी टीम जो सी है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्टिव और एक्सपीरियंस्ड होनी चाहिए। तो मिस्टेक चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर। आप कोई भी चीज़ जो सी है डिले नहीं कर सकते, आपको सारी चीज़ें जो सी हैं वो बहुत एफिशिएंटली मैनेज करनी। अच्छा, जो उसके इनपुट्स हैं वो कहाँ से आते हैं? अब जो एक तो इसके ऑफ कोर्स जो बेबी श्रिम्प कह लें या लार्वा कह लें, वो कहाँ से आता है, फीड कहाँ से आती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो जो सबसे ल्यूक्रेटिव चीज़ है इस बिजनेस के लिए कि पीकेआर के अंदर जो सारा हमारा इनपुट है दैट इज इन पीकेआर, और इसका जितना रेवेन्यू है दैट इज इन डॉलर्स। तो इसके लिए जो फीड है उसकी हमारे पास पंजाब में एक फीड मिल लग चुकी हुई है, इंटरनेशनल कंपनी है, दुनिया की पहली दो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग फीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, विद दैट इज थाई यूनियन। तो थाई यूनियन ने आज से 2 साल पहले पाकिस्तान में अपनी फीड मिल की लाइन एक लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हुए लगा ली थी, और बहुत अच्छी क्वालिटी की फीड वो प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में। मैंने इम्पोर्टेड फीड भी यूज़ की, लोकल फीड भी यूज़ की, तो कोई रिजल्ट्स के अंदर फ़र्क नहीं है, क्योंकि मशीन भी सारी थाई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, इंग्रेडिएंट्स भी उसके सारे थाई टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। उनकी जो सारी फीड रेसिपी है वो भी उनके ही एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ तक कि उस मशीनरी को उस लाइन को चलाने के लिए लोग भी वहाँ से यहाँ पे आए हैं। तो जो आपको इम्पोर्टेड दुनिया में जिस क्वालिटी की फीड बाकी फार्मर्स को मिलती है, हमें उसी क्वालिटी की फीड उतने ही पैसों में, बल्कि शायद मैं ये कहूँगा कि फ्यू सेंट्स कम हमें पाकिस्तान के अंदर वो फीड मिल रही है। अभी इस वक्त दुनिया में पर टन जो सा है दैट इज अराउंड $1,000 फीड जो सी है पर टन उसकी प्राइस है। पाकिस्तान में इट्स लाइक $950 $980 तक है, 20 30 50 डॉलर जो से हैं हमें पर टन फीड के दुनिया से कम मिल रहे हैं। फिर उसके बाद इसका जो पोस्ट लार्वा है दैट इज समथिंग जो अभी पाकिस्तान में नहीं है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लेकिन जल्दी मोस्ट लाइकली 2026 में लोकल अवेलेबिलिटी उस पोस्ट लार्वा की पाकिस्तान में हो जाएगी। अभी पाकिस्तान में कुछ ट्रायल्स किए गए हैं नोपोलाई सेंटर के, लेकिन वो क्योंकि वो ट्रायल्स थे, ट्रायल्स की कॉस्ट आप ज़्यादा होती है, तो इम्पोर्टेड की भी प्राइस वही मिल रही है, लोकल की प्राइस भी वही मिल रही है। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2026 तक एक हैचरी तैयार हो जाएगी, जो कि हमें जो उसके सीड्स हैं वो भी उन्हीं पैसों में मिलेंगे जो इंटरनेशनल फार्मर को मिलते हैं। तो इसके अलावा भी जितने इनपुट्स हैं इसमें डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट चीज़ें लाइक वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्लोरीनेशन है, बाकी चीज़ें हैं, मिनरल एडिशंस हैं, वो सारी चीज़ें जो उनसी हैं लोकली प्रोड्यूस हो रही है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इस वक्त सीड के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है। और 2026 में हम ये कह सकेंगे कि 100% इनपुट इसका जो सा है वो हमें लोकल अवेलेबल है, और 100% इसकी जो यील्ड है वो एक्सपोर्ट है, विच विल क्रिएट डॉलर, विच विल ब्रिंग डॉलर्स इन आवर कंट्री। एक्सेलेंट, इट्स ग्रेट टू हियर दैट। अच्छा, अब एक्सपर्टीज़ के बारे में बताएं कि पाकिस्तान में इसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि इन द पास्ट कई लोगों ने इस बिज़नेस को ट्राई किया, बट अभी नज़र आ रहा है कि लोग इसको अब स्केल पर ट्राई कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग। सो आर देयर एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स इन पाकिस्तान, या श्रिम्प फार्मिंग के एक्सपर्ट्स हैं, या फ़िलहाल हम लोग बाहर से, अब जिस तरह आपने भी अपना पूरा जो धाबेजी फार्म्स का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है, पूरा एक लेआउट एंड द होल प्लान, वर यू एबल टू वर्क विद लोकल टैलेंट, या डिड यू हैव टू गेट कंसल्टेंट्स फ्रॉम अब्रॉड? हम लोगों ने जब शुरू किया था, तो क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त कोई अवेलेबिलिटी ऑफ कंसल्टेंट्स या वो नहीं थे,
तो हमें फ्रॉम डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग एंड ऑपरेशंस एंड कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ों के लिए हमें एक्सपर्ट्स जो उनसे थे वो इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ करने पड़े थे, लेकिन व्हाट वी डिड आगे के लिए आसानी करने के लिए अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी कि जो जो स्टेप हमने किया, अलग से हम लोगों ने जब इसकी फार्म की डिज़ाइनिंग की तो उस वक्त हम लोग एक इंडियन कंपनी के साथ काम कर रहे थे। उस इंडियन कंपनी ने दुनिया के सारे बड़े फार्म जोन से हैं वो डिज़ाइन किए हैं। ओमान गवर्नमेंट का ले लें, एक्वाडोर के बड़े फार्म्स ले लें, जहाँ के भी बात, तो वो काफ़ी वेल नोन कंपनी है। हमने उसके साथ अपनी डिज़ाइनिंग की, लेकिन उस डिज़ाइनिंग के साथ हमने लोकल कंसल्टेंट्स भी हायर किए, और वो भी पाकिस्तान का बहुत रीनॉन इदारा है नेस्पाक। नेस्पाक की टीम जौन सी है वो हमारे साथ कंस्ट्रक्शन की चीज़ों में अलाइंड है, और अभी बल्कि वो करने की वजह से अब पंजाब गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट जोन सा है वो शुरू कर रही है, और वो अपनी सारी वर्किंग जोन सी है नेस्पाक से करवा रही है, क्योंकि नेस्पाक जोन सी है वो अब 100% तैयार है। उनको पता है कि श्रिम्प फार्मिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले भी उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि उनका वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने अपने साथ अलाइन किया। तो अब क्योंकि दे स्पेंट 1.5 ईयर उस पूरे प्रोसेस में, डिजाइनिंग से कंस्ट्रक्शन तक, तो उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। 10-15 लोग उनके ट्रेन हो गए। तो वो अब पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जोन सा है वो प्लान कर रहे हैं, सारा PC1 वो बना रहे हैं, उनके पास एक्सपर्टीज है उस चीज़ की। इसी तरह कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे जोन से हैं, वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को उस वक्त नहीं पता था कि किस तरह से फार्म की कंस्ट्रक्शन करनी है, जिसपे हम लोगों को थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े इनिशियली। लेकिन अब विद टाइम हम लोगों के वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी जोन से हैं पाकिस्तान में अवेलेबल हो गए। जिसने हमारा फार्म बनाया वो कल को जाके पंजाब वालों का भी फार्म बना देगा, वो कोई और दूसरा बंदा काम करेगा तो वो उसका भी फार्म बना देगा। इसी तरह जब ऑपरेशंस के अंदर हम लोग आए तो ऑपरेशंस में भी इनिशियली हमारे पास श्रीलंकन एक्सपर्ट्स थे। ये थाई यूनियन हेल्प अस अ लॉट, उनकी हम फीड इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने हमें अपनी एक्सपर्टीज ट्रांसफ़र की, और अपने एक्सपर्ट्स जिनका 10-10 15-15 साल का एक्सपीरियंस था, दे सेंट देम देयर हेयर एट अवर फार्म। उन्होंने पूरा कल्चर वहाँ पे गुजारा। हमारे लड़कों को जो एक्वाकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको ट्रेन किया, और उसके साथ हमने इधर से एक्वाकल्चर ग्रेजुएट्स थाईलैंड भेजे, वियतनाम भेजे, उनको भी ट्रेन करवाया। तो कुछ 6-7-8 लोगों की टीम हमारे पास लोकल तैयार है। तो इस साल जो हम लोग अपना कल्चर कर रहे हैं, इवन शायद हमें फ़ोन पे भी किसी कंसल्टेंट से पूछना ना पड़ा हो अभी कि हम लोगों ने क्या करना है। आफ्टर 2 years लर्निंग कर्व, 2 साल में हमने वो चीज़ें सीखी, टीम ट्रेन की। और पाकिस्तान में राइट नाउ इट्स अ चैलेंज कि ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन विद टाइम वो चैलेंज भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिग्रीज तो हमारी पंजाब के अंदर युवास है वो डिग्री करवा रही है, सिंध के अंदर कराची यूनिवर्सिटी, जामशोर यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़, पंजाब में भी कायद आज़म यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री ऑलरेडी है। जोलॉजी की भी है, और स्पेसिफिकली एक्वाकल्चर की भी 4 साल की डिग्री है। तो लोग वहाँ से ग्रेजुएट हो रहे थे और हो रहे हैं, बट उनके पास भी जॉब्स नहीं थी। अब जॉब्स आना शुरू हुई हैं। इवन के हम लोगों ने ये देखा जब हमने उसका सारे रिसर्च की कि यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसमें 75% फीमेल स्टूडेंट्स हैं, 25% जो हैं वो मेल्स हैं। तो हमने अभी अपने फार्म के ऊपर फीमेल स्टूडेंट्स की भी हायरिंग की, विच इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स। पाकिस्तान में कोई भी खवातीन आपको नहीं नज़र आएंगी फील्ड में काम करते हुए, इधर वो चाहे वो DVM है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, चाहे वो एक्वाकल्चरिस्ट हैं। तो अभी हमने 2-3 फीमेल एम्प्लॉयज़ भी एक्वाकल्चर ग्रेजुएट्स हायर की हैं, वो भी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वो ह्यूमन रिसोर्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी, वी मल्टीप्लाई होते रहेंगे। अब जैसे अगले साल हम अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, हमने उसके साथ ही अभी आगे अपनी हायरिंग शुरू कर दी है, ताकि अगला कल्चर शुरू होने से पहले हमारे पास वो लोग अवेलेबल हो। तो अभी मुझे ये लगता है कि आज के दिन में आफ्टर 2 साल 3 साल गुजरने के बाद पाकिस्तान में इस वक्त अब ज़रूरत नहीं है कि आप किसी इंटरनेशनल एक्सपर्ट को लेके आएँ और उससे सीखें या उससे वो सारा कुछ करें, क्योंकि वो सारी प्रैक्टिस हम लोगों ने एक कॉस्ट बेयर की उसके ऊपर, और इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। बाहर का कोई कंसल्टेंट हायर करना, बाहर के लोगों को इधर ला के उनसे काम करवाना, तो वो एक मुश्किल काम था, एक्सपेंसिव काम था। वो हमने कॉस्ट कर खर्च करके वी हैव लर्नड, एंड वी आर रेडी के लोग लोग आ रहे हैं, आके सीखते हैं हमसे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। दे लिव एट ओवर फार्म। अभी भी आई थिंक 4-5 लोग हैं जो हमारे फार्म पे रह रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग। उन्होंने दे वांट टू डू स्मॉल स्केल फार्मिंग इन पंजाब, तो वो पंजाब से आके हमारे फार्म पे रह रहे हैं कि आएँ, कल्चर करें, सीखें, और जाके हम अपनी फार्मिंग जो है वो शुरू करें। तो अभी ये एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, अगर कोई बंदा उसको अच्छे तरीके से रिसर्च करे तो उसको अब सारा कुछ पाकिस्तान में मिल जाएगा। दैट इज़ ग्रेट टू नो कि कोई इंडस्ट्री की पूरी जो एक कोर स्ट्रेंथ बिल्ड होती है वो उसके लोगों और एक्सपर्टीज़ के साथ होती है। अच्छा, गोइंग बैक टू द 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, आपने बताया कि
4,000 टन बेसिक वाले में, सेमी इंटेंस में 8,000, और जो हाई डेंसिटी वाला सेटअप है उसमें 28,000, अप टू 28,000 टन। तो ये तो क्वांटिटी के नंबर्स हैं। आई एम गेसिंग क्वालिटी का भी फ़र्क होता होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स एक में आप बिल्कुल बेसिक फार्मिंग कर रहे हैं, एक मोस्ट इंटेंस में आप उसकी ऑटो फीडिंग कर रहे हैं, उसको ज़्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं और उसकी क्लीनिंग का भी सिस्टम है। तो इज़ देयर अ क्वालिटी डिफरेंशियल इज़ वेल? क्वालिटी डिफरेंस जो सा है वो मॉडल के साथ तो नहीं आएगा। लेट्स से कि जैसे हमारी ज़मीन है वहाँ पे हम लो डेंसिटी मॉडल कर लें या हाई डेंसिटी मॉडल कर लें, क्वालिटी ऑफ श्रिम्प वही प्रोड्यूस होगी। क्वालिटी का डिफरेंस आएगा साइड टू साइड। आई थिंक बलूचिस्तान में बहुत टॉप क्वालिटी, अगर मैं किसी इंटरनेशनल भी बंदे को वो जगह दिखाता हूँ, वो एटमॉस्फेयर दिखाता हूँ, तो और मुझे खुद भी लगता है कि दैट इज़ अ हेवन फॉर श्रिम्प फार्मिंग, जिस तरह की वो, क्योंकि अनसेचुरेटेड जगह है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो वहाँ की क्वालिटी जो सी है वो बहुत बेहतर आएगी क्योंकि डीप सी अवेलेबल है। क्रीक के ऊपर जो फार्मिंग कर रहे हैं उसकी क्वालिटी उस हिसाब से आएगी। जो सब सॉयल वाटर के साथ फार्मिंग पंजाब में करेंगे उसकी क्वालिटी में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यानी थोड़ा मुश्किल होगा उसके, क्योंकि नेचुरली उसमें जो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स है वो नेचुरली नहीं है, और आप आर्टिफिशियली मिनरल्स को अवेलेबल कर रहे होंगे एक्सटर्नली उन मिनरल्स को डालते हुए, तो वो क्वालिटी में बिल्कुल थोड़ा सा आप यू कैन से लाइक 95% 100% इसका डिफरेंस आएगा विद दैट। और वो भी जगह के चेंज होने से या वाटर सोर्स के चेंज होने से, मॉडल के साथ क्वालिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेमी इंटेंसिव कैन प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी, हाई डेंसिटी एंड लो डेंसिटी, ऑल दीज फार्मिंग्स कैन प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी। ये मैनेजमेंट के साथ और वाटर की अवेलेबिलिटी, वाटर सोर्स के साथ इससे डिफरेंस पड़ता है। मेक सेंस। अब साथ ये बताइए कि अब जो इसका ग्लोबल एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, आप लोग आई एम गेसिंग ऑलरेडी कुछ एक्सपोर्ट करते रहे हैं, तो व्हाट मेक्स अ कंट्री अ गुड एक्सपोर्टर? आई एम गेसिंग दूसरे बिजनेसेस की तरह कुछ प्रोसेसिंग या सर्टिफिकेशन रिलेटेड स्टेप्स होंगे। सो वेयर आर वी टुडे? अब जो आप लोग भी श्रिम्प प्रोड्यूस कर रहे हैं, आई एम श्योर और लोगों ने भी शुरू कर दिया है। आर वी एबल टू गेट गुड प्राइसेस? आर वी एक्सपोर्टिंग टू द मेन इम्पोर्टिंग कंट्रीज़? तो थोड़ा जो हमारा एक्सपोर्ट का लैंडस्केप है उसको बताइए, उसको समझाइए, और ये कि उसमें हमें क्या काम करना है टू बिकम अ रियल सीरियस प्लेयर इन दिस मार्केट ग्लोबली। जैसे ग्लोबल मार्केट की अगर ओवरऑल बात करें तो इट्स अराउंड $30 बिलियन की अराउंड इसकी ग्लोबल मार्केट है। और उस $30 बिलियन को अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो ये $30 बिलियन दैट केम फ्रॉम 23-24 बिलियन टू $30 बिलियन की मार्केट। एक तो उसमें इंक्रीज इन कंजम्पशन भी आ रहा है और इंक्रीज इन प्राइस भी आ रहा है, दोनों प्राइसेस, दोनों वजह से द ग्लोबल मार्केट इज ग्रोइंग। वॉल्यूम में भी ग्रो कर रही है और रेवेन्यूज में भी ग्रो कर रही है बिकॉज द प्राइस इज गेटिंग एक्सपेंसिव। उसकी वजह ये है कि आप इसकी ये एक्वाकल्चर जो है वो अल्टरनेट सोर्स है वाइल्ड कैच की। अगर आप पिछले 10 सालों के नंबर्स देखेंगे तो वाइल्ड कैच जो सा है दैट इज ड्रेस्टिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ एनिमल्स इन द सी कम होती जा रही है, कैच हमारा कम होता जा रहा है। तो आपकी एक्वा मेरीन कैच कम होती जा रही है, मेरीन कैच के कम होने की वजह से आपकी एक्वाकल्चर की डिमांड जो सी है वो इंक्रीज होती जा रही है। और मेरीन कैच कम इस वजह से हो रही है क्योंकि हम लोगों की ओवरऑल ग्लोबली कैचिंग प्रैक्टिसेस जो सी हैं वो अच्छी नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। तो मेरीन कैच, अगर आज से 10 साल पहले के नंबर्स देखेंगे तो मेरीन कैच, मेरीन कंजम्पशन या मेरीन की ट्रेड जो है वो एक्वाकल्चर से बहुत ज़्यादा थी। इट वाज अ गैप ऑफ 50 and 100%। अभी जौन सा है मेरीन कैच इज 7, वो नीचे आ गई है। इट्स लाइक 25% लेस देन द एक्वाकल्चर कैच, एक्वाकल्चर कंजम्पशन, एक्वाकल्चर ट्रेड और एक्वाकल्चर कंजम्पशन। अब अगर आप एक्वाकल्चर को स्पेसिफिकली देख लेंगे तो एक्वाकल्चर के अंदर देर आर डिफरेंट थिंग्स। फिश है, टूना है, प्रॉन्स हैं, श्रिम्प्स हैं, आपके क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं। उस सारे को अगर आप देखेंगे तो 52% सिंगल कमोडिटी है वेनेमाई की। 100% एक्वाकल्चर प्रोड्यूस में से 52% इज वेनेमाई एंड 48% इज रेस्ट ऑफ द एक्वाकल्चर, जिसमें फिश, लॉबस्टर्स, क्रैब्स एंड एवरीथिंग इज देयर। तो वो एंड 30, वेनेमा इज दिस श्रिम्प वैरायटी जो पाकिस्तान में भी अब हाँ जी, आप वेनेमा लोग या raise वेनेमा कर इज रहे द हैं। वैरायटी जिसकी ओवरऑल फार्मिंग की जा रही है पाकिस्तान में भी और उधर भी। दूसरी भी कुछ स्पीसीज की फार्मिंग की जाती है, लेकिन वेनेमा जो सी है वो हाई डेंसिटी में फार्मिंग की जाती है। उसके फार्मिंग मॉडल्स आर वेरी बिजनेस फ्रेंडली, उसका कैश फ्लो जो सा है वो थोड़ा है। तो और फिर वेनेमाई की कंजम्पशन ज़्यादा होने की वजह ये है
कि दैट इज़ अ प्रोडक्ट विच रेंज बिटवीन $4 to $6, और अगर आप उसमें कुछ फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन आ जाती है तो रॉ श्रिम्प रॉ आपको जो सा वो $4 to $6 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट साइजेस आपको मिल जाता है। बाकी के जो सी फूड अगर आप उसी के कंपैरिजन में लॉबस्टर्स देख लें, क्रैब्स देख लें, तो वो $10, $15, $20 तक पर केजी जाते हैं। तो वेनेमाई सबकी रेंज के अंदर आने की वजह से उसकी कंजम्पशन ग्लोबली जो सी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, जहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर फ़ायदा ये है, लाइक व्हेन वी टॉक के पाकिस्तान में क्या फ़ायदा है फार्मिंग करने का, तो कोई इस तरह का फ़ायदा नज़र नहीं आता कि हमारी लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है, या फीड बहुत सस्ती है, या बिजली बहुत सस्ती है, या टैक्सेस नहीं है, या बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है फार्मिंग करने का। इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। बट वो गैप इन सप्लाई एंड डिमांड जो सा है वो बहुत बड़ा है आपकी। इस वक्त अगर 2023 देखेंगे तो 7% गैप था बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड वाज मोर, सप्लाई वाज लेस। वो 2024 में 9% पे चला गया, और इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो 12% का गैप होगा। उस गैप की वजह से प्राइस जो सी है वो आपको बेहतर प्राइस मिल जाती है मार्केट के अंदर, और आपको जो आपकी प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और एक्सपोर्ट्स के अंदर भी अगर आप देखें, नंबर्स की थोड़ी सी डेप्थ में चले जाएं, तो एक्वाडोर और इंडिया हैं इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्वाडोर 2013 में एक्वाडोर टू चाइना में जो आपका 17%, 2023 में के अगर मैं नंबर्स देखूँ तो 17% इंक्रीज था एक्वाडोर का इन इन यील्ड्स, इन वेट। और अगर उसी को देखें, जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वो 17% हुआ, बट ओवरऑल जो आपकी रेवेन्यू इंक्रीज हुआ दैट वाज 24%। इसी तरह अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया भी बहुत तेज़ी से अपनी यील्ड, अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा है और अपने रेवेन्यूज भी इंक्रीज कर रहा है। 2025 के पहले 5 मंथ के अंदर इंडिया ने $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट की है वेनेमाई की, टू यूएस ओनली। और $2.5 बिलियन को अगर आप कंपेयर करें विद 224, तो इट वाज बिलो 2 बिलियन। और अगर आप 2022-23 देखें तो इट वाज बिलो 1.5 बिलियन। तो वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और फिर इसका शिफ्ट भी आ रहा है। अगर आप आज से 10-15 साल पहले देखें तो वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दीज वर द टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो एक्सपोर्ट कर रही थी। फिर 10 साल बाद शिफ्ट आया टू इंडिया एंड एक्वाडोर। अब ये शिफ्ट जो सा इंडिया एंड एक्वाडोर से आ रहा है टुवर्ड्स द गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज जो सी हैं बहुत तेज़ी से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है श्रिम्प फार्मिंग की। उन गल्फ कंट्रीज के साथ पाकिस्तान के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको तेज़ी से इस शिफ्ट आने का फ़ायदा उठाए। शिफ्ट आने की भी देर आर स्पेसिफिक रीजंस, जिसमें सबसे बड़ी रीज़न, और पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टैगलाइन ये है, या पाकिस्तान जो सबसे कम्पीट करेगा दुनिया में इन द यूनिक थिंग वी हैव इज, क्योंकि पाकिस्तान में भी कोई फार्मिंग नहीं थी आज से पहले पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ओवर वाटर्स आर वर्जिन, ओवर लैंड इज वर्जिन। तो पाकिस्तान में कोई डिजीज़ नहीं है। उस डिजीज़ ना होने की वजह से आपकी सर्वाइवेबिलिटी जो सी है वो बेहतर है, तो आपकी कॉस्ट जो सी है प्रोडक्शन कॉस्ट बेहतर हो जाती है सर्वाइवल बेहतर होने की वजह से, और आपको कोई एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना पड़ता। तो द टैग लाइन फॉर पाकिस्तान इज के श्रिम्प फ्री, डिजीज फ्री जोन एंड एंटीबायोटिक फ्री जोन, क्योंकि इस वक्त यूएस इज द बिगेस्ट कंज्यूमर, और वो बहुत ज़्यादा सोच के देख के, उनके कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं अपनी सारी कंजम्पशन के अंदर, वॉट एवर दे आर ईटिंग। तो वो बहुत इंडिया के साथ उनका बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इंडिया इज़ ऑन अ वर्ज के उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा जो हैं एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। बहुत सारी शिपमेंट्स जो सी हैं वो वापस की जा रही हैं या वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही। एक्वाडोर जो है वो दे आर डूइंग बेटर, क्योंकि उनकी नेशनल पॉलिसी जो सी बेहतर है। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा एज है कि आपके पास आप जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं इन क्वालिटी वाइज उसमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, वो चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई डिजीज़ नहीं है तो हमें वो कोई चीज़ यूज़ करनी नहीं पड़ रही। तो हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बहुत आसानी से एंटर हो सकते हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए। थोड़ा सा प्राइसिंग का आइडिया दें कि ये जो श्रिम्प प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में, जितने भी आपने बताया टनेज जिस वक्त प्रोड्यूस हो रही है, तो उस पर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें क्या प्राइस फेच हो रही है, एंड इसकी कोई वैल्यू लैडर है कि इसमें वैल्यू क्रिएशन कैसे की जा सकती है ताकि मज़ीद पर टन पर केजी प्राइस बढ़ती चले जाए, जो उसका
थोड़ा सा वैल्यू कर्व हमें समझाएं। अच्छा, एक तो इसकी प्राइसिंग डिपेंड करती है आपकी साइजिंग के ऊपर। आपके लेट्स से इफ यू हैव 1 किलो श्रिम्प्स जिसमें 100 श्रिम्प्स आ रहे हैं, दैट इज 100 काउंट्स, तो उसकी प्राइस विल बी अराउंड $4। इफ यू हैव अ साइज ऑफ श्रिम्प जिसके अंदर 40 काउंट्स आ रहे हैं, दरमियान में भी होंगे, 40 काउंट्स आ रहे हैं, दैट इज द मैक्सिमम साइज 35 काउंट और 40 काउंट्स, तो उसकी आपको जो प्राइस मिलेगी दैट इज गोइंग टू बी अराउंड $6 पर किलो। ये तो है आपकी रॉ श्रिम्प की प्राइस। अब उसकी जो आप वैल्यू लैडर्स की बात कर रहे हैं, उस वैल्यू लैडर्स में उसकी आ जाएगी फर्दर प्रोसेसिंग। अब उस प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहला प्रोसेस है कि आप हेड ऑफ श्रिम्प बेचें। आप हेड ऑफ श्रिम्प बेचेंगे तो जो श्रिम्प मैं $6 का हेड ऑफ बेच रहा हूँ, वो श्रिम्प मेरा $8 पे चला जाएगा। वेट भी रिड्यूस होगा 30%, लेकिन उसकी प्राइस जो उनसी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज द फर्स्ट प्रोसेसिंग और वैल्यू लैडर। उसके बाद अगला हेड ऑफ के बाद अगला आ जाता है पील ऑफ, हेड ऑफ एंड पील ऑफ। उसमें उसकी स्किन भी उतार देते हैं, इट्स जस्ट द मीट एंड द टेल। तो उसकी प्राइस जो उनसी है $8 से, उसका वजन जो उनसा है वो 60% आएगा फ्रॉम रॉ, बट उसकी प्राइस विल बी $9, $9.5। उसके बाद अगली लैडर आ जाता है उसकी पील्ड एंड डिवेन्ड। पीडी के अंदर आपकी वेट और कम हो जाएगा लेकिन प्राइस और बेहतर हो जाएगी। उसके बाद अगली जो एक्चुअल वैल्यू एडिशन आती है, दैट इज व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट जो आपके लोगों के ऊपर आप बना रहे हैं और उसमें आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं बाय मेकिंग कुक्ड श्रिम्प्स, रेडी टू ईट श्रिम्प्स। जैसे KNN's की प्रोडक्ट्स आती हैं, चिकन की प्रोडक्ट्स आती हैं, नगेट्स आ रहे हैं, तो इफ दे आर सेलिंग नगेट्स, वो नगेट्स अपने 1500 रुपए किलो, 2000 रुपए किलो बेच रहे हैं। और अगर आप फिश रॉ मुर्गी देख रहे हैं तो वो 600 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो इसी तरह फिर इसकी वैल्यू एडिशन आ जाएंगी। वैल्यू एडिशन के अंदर फिर देयर आर 100 ऑफ कैटेगरीज जो प्रोडक्ट्स हैं आप बना सकते हैं, और एक उसी $5 के प्रोडक्ट को आप $20, $22 पर किलो तक भी लेके जा सकते हैं बाय डूइंग द वैल्यू एडिशन। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। नाउ ये सब बहुत एक्साइटिंग साउंड कर रहा है। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी एक श्रिम्प फार्म खोल लूँ आपकी बात सुन के। पर मुझे आप ये बताएं साथ साहब कि ये आज तक पहले हुआ क्यों नहीं? ये सारे जो कोर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो नेचुरल पानी, लैंड अवेलेबिलिटी, ये नो हाउ भी कुछ हद तक ये तो पाकिस्तान में है। लोग श्रिम्प फिश फार्मिंग तो काफ़ी अरसे से हो रही है। ऐसा अब क्या बदल रहा है कि श्रिम्प फार्मिंग इज सडनली coming into focus and more people are getting into it? इंडिया के अंदर अगर हम अपनी नेबर कंट्री को देख लेते हैं, जिनके लोग भी वही हैं, उनका एनवायरनमेंट भी वही है, उनकी ज़मीन भी वही है, उनका पानी भी वही है, उनका माइंडसेट भी वही है, तो वहाँ पे तकरीबन कोई 15 साल पहले श्रिम्प फार्मिंग शुरू हुई थी। पाकिस्तान में जो पहला ट्रायल लगाया गया था दैट वाज इन 1990s। फिर इसी तरह 2014 में फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड ने AKD के साथ इसी हमारे एरिया से कोई 5 किलोमीटर दूर उन्होंने किया, एंड दे सक्सेसफुली उन्होंने 150 टन के करीब श्रिम्प प्रोड्यूस किया फ्रॉम अ वेरी स्मॉलर एरिया, और उसी क्रीक का पानी यूज करते हुए जिसका पानी हम आज यूज कर रहे हैं, और उन्होंने श्रिम्प एक्सपोर्ट भी किया। तो ये कोशिश होती रही और सक्सेसफुली यील्ड्स ले ली गई। अभी भी ये जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, उन 2 सालों में अलकरम ने लेट्स से 25, 30, 40, 50, 60, 100 टन श्रिम्प प्रोड्यूस किया हम लोगों ने, या हम लोग जो अपने हिट एंड ट्रायल्स कर रहे हैं, हमने सक्सेसफुली श्रिम्प तो प्रोड्यूस कर लिया, लेकिन हमने उसमें भी कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनाए। पैसे क्यों नहीं बना रहे? इस वजह से नहीं बना रहे क्योंकि पाकिस्तान में श्रिम्प की हैचरी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में श्रिम्प्स की प्रोसेसिंग फैसिलिटी नहीं है। लेट्स से हमारा एक पॉन्ड है, उसमें 1 मिलियन सीड डालता है, और 1 मिलियन सीड आज जो हम परचेज कर रहे हैं वो 1 साल में वो हमें $4 का पड़ता है। अगर ड्यूटीज किसी बंदे को पे करनी पड़े, अगर वो अलकरम नहीं है, वो कोई छोटा फार्मर है, उसको ड्यूटी पे करनी पड़े, तो उसको $8 का सीड पड़ेगा। तो दैट मीन्स अगर हम $4 का भी ले लेते हैं तो 1 मिलियन सीड का मतलब है 4 मिलियन का हम लोगों की कॉस्ट ऑफ सीड है इस वक्त 1 साल की। जब पाकिस्तान में हैचरी बन जाएगी, या अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं जहाँ पे हैचरीज हैं, तो सीड की प्राइस है ₹0.5। तो जो चीज मैं आज 4 मिलियन की परचेज कर रहा हूँ, दैट विल कॉस्ट मी $500,000 जब पाकिस्तान में हैचरी होगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। लास्टली मैं तो मजाक में कह रहा था कि मैं खुद खोल लूँगा श्रिम्प फार्म। ये हर काम हर एक के बस की बात नहीं होती, और हम जैसे जो ज़रा वाइट कॉलर एनालिटिकल टाइप लोग होते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जॉब। यूर रेजिंग एक्वाकल्चर आप कर रहे हैं लाइव, एक जान है जिसको आप फीड कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो ये बताएं साथ के किन लोगों को अब ये लग रहा है कि हैचरीज भी आ रही हैं, एक्सपर्टीज़ भी डेवलप हो रही है, फीड मिल भी लग गई है, एक्सपोर्ट होना भी शुरू हो गया है, एंड आप जैसे अच्छे लोग अपनी जो नो हाउ है उसको शेयर भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं इस पे। सो दिस सीम्स टू बी दैट राइट टेक ऑफ टाइम। लेकिन किस तरह के ग्रुप्स को या किस तरह के इंडिविजुअल्स को इस बिजनेस में आना चाहिए?
इट इज ये बिजनेस है सिमिलर टू लाइव स्टॉक। आप एग्रीकल्चर की बात कर लें या आप लाइव स्टॉक की डेयरी फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग, तो बहुत सारे बड़े ग्रुप्स हैं जो डेयरी के अंदर है। दे आर बहुत बड़े बड़े स्केल के ऊपर डेयरी कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा डेयरी कर रहा है तो इट्स वेरी लाइकली कि वो एक्वाकल्चर भी कर लेगा। अगर कोई ग्रुप है जो एग्रीकल्चर कर रहा है 2500-3000 एकड़ के ऊपर और उसने अपना पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो उनसे वो डेवलप किया हुआ है, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो एक्वाकल्चर को भी कर लेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम। आपकी सारी चीज़ें जो सी हैं वो सिस्टम इज सेम। जैसे मैं फिश फार्मिंग कर रहा था, मुझे श्रिम्प फार्मिंग के बारे में तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मैंने श्रिम्प फार्मिंग इस वजह से कर ली क्योंकि मुझे सिस्टम वॉज सेम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वॉज सेम। तो मैंने फिश फार्मिंग से श्रिम्प फार्मिंग कर ली। तो ये कोई भी बड़ा ग्रुप हु अभी इसके अंदर मतलब जो लोग अप्रोच कर रहे हैं एज अ बिजनेस, अगर कोई एक कॉर्पोरेट ग्रुप इसके अंदर आ रहा है तो वो एक राइट टीम को हायर कर सकता है ना। अब इफ अलकरम इज डूइंग, तो अलकरम ऑन ग्राउंड आके तो वो काम नहीं करते। अलकरम के चेयरमैन तो आके फार्म पे नहीं देख रहे। तो हमारे पास टीम है ना जो फार्म के ऊपर रह रही है और उसको चला रही है। अलकरम का सिस्टम है जो हमें हेल्प कर रहा है। अलकरम का फाइनेंस, हमारी इस वक्त सारी चीज़ें जो सी हैं दैट इज सेंट्रलाइज इन द ग्रुप। तो आपको सारी सपोर्ट वहाँ से मिल जाती है, आपका सिस्टम सारा वहां से डेवलप हो जाता है, एंड यू हायर द राइट पीपल टू रन द फार्म। तो इसी तरह कोई भी ग्रुप जोन सा है बिजनेस ग्रुप वो इसके अंदर आ सकता है, बट विद द राइट रिसर्च। वो आए और आके इसको शुरू करे। छोटे स्केल के फार्मर्स जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो सबसे तेजी से लोग इसके अंदर आएंगे जो ऑलरेडी फिश फार्मिंग कर रहे हैं, स्पेशली इन पंजाब, जो मुजफ्फरगढ़ साइड पे, सरगोदा साइड के ऊपर, जो ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो लो डेंसिटी वाला बना हुआ है जिसमें वो फिश ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सिर्फ अपनी स्पीसीज चेंज करनी है। अगर वो रहू डाल रहे हैं या अगर वो तिलापिया डाल रहे हैं, अगर वो पंगेसियस डाल रहे हैं, तो उन्होंने उसको छोड़ के तो श्रिम्प्स डालने हैं और श्रिम्प को ग्रो करना है। पंजाब के अंदर इस वक्त अराउंड 3 लाख एकड़ की फार्मिंग है। अगर आप उसके 20% को भी श्रिम्प फार्मिंग में कन्वर्ट कर देते हैं तो यू विल रीच अराउंड $1 बिलियन एक्सपोर्ट श्रिम्प के अंदर, एंड दैट कैन बी डन अगले साल में, क्योंकि उसके लिए कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना। सिंध में अगर फार्मिंग करनी है, किसी ने सिंध में फार्मिंग करनी है, तो उसने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, फार्म बनाना है, सारा कुछ करना है, टीम डेवलप करनी है। बलोचिस्तान में किसी ने करना है, उसने सारा कुछ करना है। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, फिश फार्मिंग ऑलरेडी वहां पे हो रही है, कुछ भी नहीं करना उन्हें। जस्ट आपने उनको फैसिलिटेट करना है, आपने उनको समझाना है, आपने उनको नॉलेज देना है, आपने उनको सपोर्ट करना है कि आप अपनी स्पीसीज चेंज करें। लेट्स से एक फार्मर है जो 100 एकड़ की फार्मिंग कर रहा है, वो ना सारे सारे को रिस्क करे, वो 100 में से 10 एकड़ को कर ले, 20 एकड़ को कर ले, पहली दफा उसको ट्राई कर ले। और ये लोगों ने किया है। पिछले साल किसी ने 2 एकड़ के ऊपर ट्राई किया था। टुडे ही इज डूइंग ऑन 20 एकर्स। और आई कैन से कि इस साल, हालांकि सिंध में फार्मिंग शुरू हुई थी इन 2023 और पंजाब में फार्मिंग शुरू हुई थी इन 2024 के मिड में। तो पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से डिसीजन लिया, बहुत तेजी से एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करके दिखाया लोगों को। वहां पे 2 महीने के अंदर उन्होंने फार्मिंग की, उधर सारा कुछ किया, श्रिम्प निकाला, जिससे बहुत सारे लोगों की हौसला अफजाई हुई इर्द गिर्द जो सारे फार्मर्स थे। और इस साल आई कैन से कि सिंध से ज़्यादा श्रिम्प जोन सा आएगा वो पंजाब से हार्वेस्ट होगा और निकल के एक्सपोर्ट होगा। और पंजाब विद इन नेक्स्ट ईयर्स भी आप यही देखेंगे कि सिंध की डेवलपमेंट को इट विल टेक सम टाइम। लोग आएंगे इसकी तरफ, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सिंध के भी बिजनेस ग्रुप्स इसको, एवरीवन इज कीपिंग एन आई कि जी हमने ये करना है। नंबर्स को देख रहे हैं, फार्म्स पे विजिट्स भी होते हैं, देखते हैं, समझते हैं सारा कुछ। बाहर के मुल्कों में कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने भी जा रहे हैं लोग जिनका एग्रीकल्चर से या एक्वाकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। समवन इज प्रोड्यूसिंग कार्स, ही इज गोइंग टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस श्रिम्प्स के ऊपर, वो उसको समझ रहे हैं, बाहर के एक्सपर्ट्स के साथ मिल रहे हैं। समवन इज प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल। अब अलकरम ने जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, अलकरम का तो कोई बैकग्राउंड नहीं था विद एग्रीकल्चर, तो उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने आप को एक्वाकल्चर के अंदर, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने आप को एग्रीकल्चर के अंदर, उन्होंने डाइवर्सिफाई किया अपने आप को हेल्थ के अंदर। तो लोग इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से इस बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज इस वक्त बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों में डाइवर्सिफाई हो रहे हैं। तो कोई भी कर सकता है, बट विद द राइट नॉलेज एंड राइट रिसर्च एंड राइट प्रैक्टिस। और अभी आई थिंक जो तक सबसे इंस्पायरिंग चीज़ यही है कि कोई अगर छोटी एंटरप्रेन्योर्स की टीम भी है जो कि
कोई 50 लाख 1 करोड़ से 4-5 लोग मिलके, किसी का ब्रांडिंग का बैकग्राउंड है, किसी का एग्रीकल्चर का, किसी का एक्वाकल्चर का, किसी का एक्सपोर्ट मार्केट्स को डील करने का बैकग्राउंड है, किसी का लाइफ स्टॉक का, तो वो भी मिलके शुरू कर सकते हैं और बड़े ग्रुप्स भी इसको लार्ज स्केल पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और द गुड थिंग अबाउट इज कि आज अगर आपने पोल्ट्री करनी है ना, तो आपको कम से कम मेरा ख्याल है 10 से 15 शेड्स चाहिए होंगे, जिसका मतलब है यू नीड अराउंड कोई 150 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट टू एंटर द मार्केट, वो इतनी सैचुरेटेड है। आपने डेयरी करनी है तो आपको 100 जानवर 200 जानवर का शेड विल नेवर बी वाइबल फॉर यू। आपको 500 जानवर, 1000 जानवर के साथ आपने करना है, तो उसका एंट्री बैरियर जो है वो बहुत बड़ा है। आप अगर दूसरे लाइफ स्टॉक्स के बिजनेस की बात करें, एक्वाकल्चर इज समथिंग कि आपको, मैं कहता हूँ कि एक ऐसा कोई बंदा कहता है कि आई हैव टू अर्न लाइक 2 मिलियन पर ईयर, तो मैंने वो 10 मिलियन के साथ भी अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है। वो 1 करोड़ के साथ 1 एकड़ में, 2 एकड़ में भी वो कर सकता है और वो उसको एक्सपेंड कर सकता है। और इस तरह की फिश फार्मिंग में तो बहुत सारे एग्जांपल्स अब इस तरह की बन गई हैं। जब हम लोगों ने भी शुरू किया था, हमारा भी कोई बैकग्राउंड नहीं था। आई थिंक द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी स्टार्टेड वो टोटल 4 मिलियन का प्रोजेक्ट था, और वहां से हम लोगों ने शुरू किया। और बहुत छोटी जर्नी है, विद इन 5-6 ईयर्स अब ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको मैनेज कर रहे हैं। तो वो 5-6 साल के अंदर हम लोगों ने इतनी तेजी से ग्रोथ इस वजह से की क्योंकि मार्केट बहुत अनसेचुरेटेड है। इवन टुडे इट्स वेरी अनसेचुरेटेड, और अनसेचुरेटेड होने की वजह से एंट्री बैरियर इज आल्सो वेरी स्मॉल। तो आप दूसरे लाइफ स्टॉक बिजनेसेस के मुकाबले में इजीली इसको जो है शुरू कर सकते हैं और फिर इजीली इसको ग्रो कर सकते हैं। बट टाइम, हाँ, इट इज अ बिजनेस। अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो टाइम टेकिंग बिजनेस है। यू हैव टू गिव योर फुल टाइम। इफ यू डू, अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो शायद आप उसको कम टाइम दे सकें, कम टाइम में आप उसको मैनेज कर सकें। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज नॉर्मल बिजनेस से मैं ये कहता हूँ कि ये आपको 150% इसको टाइम देना पड़ता है। यू हैव टू बी अवेलेबल दिन में भी, रात में भी, एवरी टाइम। थैंक यू सो मच साद, आपने अपना कीमती टाइम निकाला। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं ख़ास तौर पे आपको इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादातर जो काम कर रहे होते हैं उसकी नो हाउ को डिटेल्स में शेयर नहीं करते। तो आप जो हैं, आपने इसकी जो मेथडोलॉजी है, इसकी जो कॉस्टिंग है, इसके वेरियस लेवल्स हैं, एक ओपन अप्रोच के साथ आप चल रहे हैं कि ना सिर्फ आप काम कर रहे हैं और आप ग्रो करना चाह रहे हैं, पर आप साथ साथ ये मैसेज भी दे रहे हैं कि पूरा इकोसिस्टम ग्रो हो एंड और भी लोग आएँ। एंड फॉर दैट वी कमेंड यू एंड वी थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। और जो लोग ये देख रहे हैं हमारा ये पॉडकास्ट भी, जो हमने इसी टॉपिक पर एक एक्सप्लेनर किया है फॉर योर ईज़, एक तो हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें काफ़ी श्रिम्प फार्मिंग से रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं उनको एक जगह पे इसकी नो हाउ को कर दिया है, एंड यू कैन एक्सेस दैट by going to pakistanandcounting.com/resources। इसके साथ साथ हम आने वाले कुछ हफ्तों में एक सेमिनार भी प्लान कर रहे हैं ऑन श्रिम्प फार्मिंग। उसको एक्सेस करने के लिए और साइन अप करने के लिए यू कैन गो टू pakistanandcounting.com/events। साथ साथ मैं मेंशन करना चाहूँगा एंग्रो होल्डिंग्स को। एंग्रो इज़ वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग कंग्लोमरेट। इनका आगाज़ जो है वो फर्टिलाइज़र से हुआ था, बट ओवर टाइम ये एनर्जी सेक्टर में है। इन्होंने थर कोल को डेवलप किया है, ये पेट्रोकेमिकल में एंग्रो पॉलीमर्स, फूड एंड एग्रीकल्चर में एंग्रो फूड्स, एंड नाउ इन रिसेंट ईयर्स जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसको इनेबल करने के लिए दे आर नाउ इन द टावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस। एंड थैंक यू एंग्रो होल्डिंग्स फॉर सपोर्टिंग अनलॉकिंग ग्रोथ। एंड वंस अगेन साद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड टू ऑल आवर व्यूअर्स प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं और ख़ास तौर साद के लिए आपके जो सवालात हैं उनको कमेंट्स में ज़रूर दें। वी गोना ट्राई टू गेट हिम टू रिप्लाई। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।